नमस्कार दोस्तों, केस क्लासेस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, हम आपके लिए लेके आए एक अंतिम प्रयास प्रैक्टिस सेट, जिससे आपकी आने वाली रेलवे की ये एसएससी की अन्य एग्ज़ामों में भी ये आपको लाभदायक होने वाली है। इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको साइंस, जो बेसिक साइंस है, साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं के आधार पर हम ये प्रैक्टिस तैयार किया है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम जो पिछली ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं वो प्रश्न भी शामिल होंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि पिछले ईयर में रेलवे में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन होगा, यह है पहला क्वेश्चन है, 1 किलो की एक वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या ज्ञात करना है। हमें कार्य ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य का हमारे पास फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे हमको दे रखा है द्रव्यमान मास 1 किलोग्राम, एच ऊंचाई, विस्थापन है वो कितना है 10 मीटर, और के क्या बोल रहा है गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है वर्क डन, यानी जो वर्क का फॉर्मूला है वो है फोर्स इनटू विस्थापन। और फोर्स बराबर क्या होता है आप सभी जानते हो, एम ए यहाँ पे होगा गुरुत्वीय त्वरण, यानी एक की जगह यहाँ पे क्या होगा जी, एक की जगह यहाँ पे क्या होगा जी। तो हमारे पास देखिए हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है वो है W बराबर एम ए नहीं होगा, यहाँ पे जी होगा, जी और विस्थापन आर या एस कुछ भी ले लो। तो ये है हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला। इसमें हमारे पास जो मास है एम मास है ये क्या है 1, जो गुरुत्वीय त्वरण है ये कितना है 9.8। अब ये देखिए आप ये किधर की बात कर रहा है, ये ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है -9.8। तो क्या होगा -9.8 और इंटू में 9.8 इंटू 10 मीटर। तो आप इनको सोल्व करोगे तो आप सोल्व करने पे आप पाओगे कि 1 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -9.8, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 98, कितना आएगा 98 जूल। और जो वर्क की इकाई है मात्रक है वो क्या है जूल। तो इसका राइट आंसर होगा 98 जूल, माइनस का 98 जूल। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वह तत्व जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है क्या कहलाता है। यानी जिसका परमाणु क्रमांक क्या है समान है और परमाणु भार क्या है भिन्न भिन्न है, तो ऐसा तत्व आप याद रखना वो कहलाता है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है, जैसे कि कोई भी परमाणु है, जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक देखोगे आप, इसका राइट आंसर है समस्थानिक। और 1 मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कलर रखते इसका ब्लैक रख लेते। इसका जो समस्थानिक है, समस्थानिक देखिए एक ही परमाणु होता है, जैसे हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन है, क्या है ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 1। एक और ले लीजिए आप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका परमाणु क्रमांक क्या है 1। तो इसका परमाणु भार, तो इसका परमाणु भार क्या है 1 और इसका क्या है 2, इसका है 2 इसका है 1। तो इस वाले जो परमाणु है इसको बोलते हैं हम प्रोटियम, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ये दोनों क्या है हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो जो ये वाला है इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। तो ये दोनों क्या है हाइड्रोजन के समस्थानिक। एक और इसका समस्थानिक होता है वो होता है H13, H13। तो इससे बोल देंगे
प्रोटियम, इसे ड्यूटेरियम, इसे ट्राइटियम। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। और आती है संबारिक क्या होता है। तो संबारिक हमारे पास ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या अलग अलग होती है, वो क्या कहलाते हैं, परमाणु, वो तत्व कहलाते हैं संबारिक। जैसे कार्बन ले लीजिए, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, नाइट्रोजन का है 7, इसका परमाणु भार है 14, इसका परमाणु भार होगा 14। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो दोनों तत्व है ये होते हैं परमाणु यानी संबारिक। क्या होता है ये, संबारिक। यानी संबारिक में जो परमाणु तत्व होते हैं, जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग, जबकि समस्थानिक में जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, सेम तत्व होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा वो है शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। शुष्क सेल, जैसे आपने सेल देखे होंगे, जैसे आप जो आपकी दीवार वॉच होती है, दीवार घड़ी, तो उसमें भी सेल होते हैं। जैसे वो बहुत सी बैटरी होती है, जो टॉर्च होते हैं उनमें भी शुष्क सेल होते हैं। तो उनमें कौन सी ऊर्जा होती है, उनमें रासायनिक ऊर्जा होती है। उनमें कौन सी ऊर्जा होती है, उनमें रासायनिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं विद्युत वाहक बल क्या है। तो विद्युत वाहक बल क्या है, अब इसको पढ़ने से तो लगता है कि ये एक प्रकार की क्या है, बल है। तो विद्युत वाहक बल बराबर होता है किसके बराबर होता है, बल के। लेकिन विद्युत वाहक बल वास्तव में बल न होकर के क्या है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये कैसी ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, ये है ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश, ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश। तो आपको ये याद रखना है, विद्युत वाहक बल कोई बल न हो करके एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छड़ चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। एक छड़ चुंबक, मान लीजिए कोई भी एक चुंबक है, ये चुंबक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे इनमें दो बिंदु है, एक तो है ये और एक है ये। तो इनमें क्या होगा, ये कोई भी दो बिंदु है, इन बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है छड़ चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। तो छड़ चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है ध्रुवों पर। कहाँ पे होता है, ध्रुवों पर। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ध्रुवों पर, सी। अब आते हैं छोरों पर। छोर यानी छोरों की बात कर रहा है ये इधर की। तो इधर पर न हो करके इनका अधिकतम चुंबकत्व होता है इन ध्रुवों पर। कहाँ पे, इन ध्रुवों पर। ठीक है, ये ध्रुवों पर इनका अधिकतम होता है। अब ये बोल रहा है मध्य में, तो मध्य में कितना होता है, जो ये छड़ चुंबक है इसके मध्य में कितना होता है, तो इसके मध्य में चुंबकत्व का मान होता है 0। कितना होता है, 0। इसका मान 0 होगा इधर। ये आपको यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछते हैं, कभी इसके मध्य से पूछ लिया जाता है, कभी इसके ध्रुव बिंदुओं से पूछ लिया जाता है, कभी दोनों छोरों से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आने के चांस है, तो आपको इनको अच्छे से समझना है। अब आते हैं रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया। जो रेडियोधर्मिता है उसका आविष्कार किया था, रेडियोधर्मिता के बारे में बताया था हमको हेनरी बेक्यूरेल। इसका राइट आंसर होगा डी, हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल। रेडियोधर्मिता के बारे में किसने बताया सबसे पहले, हेनरी बेक्यूरेल ने। तो रेडियोधर्मिता की जो इकाई है वो है बेक्यूरेल। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है, बेक्यूरेल। जो वो किस नाम पे आई है इनकी इकाई, जो ये वैज्ञानिक है, इस वैज्ञानिक बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल के नाम पे इसकी इकाई रखी गई है। तो रेडियोधर्मिता के साथ ही इनकी हेनरी बेक्यूरेल है, इनकी एक बेटी थी क्यूरी। इनकी बेटी थी क्यूरी, उन्होंने भी इसी क्षेत्र में काम किया। तो उन्होंने भी रेडियो सक्रियता के बारे में बताया। तो इनकी बेटी थी, उसका नाम था क्यूरी। तो इनकी बेटी क्यूरी ने किसके बारे में बताया, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता। तो सक्रियता के बारे में आपको पूछेगी, रेडियो सक्रियता की इकाई है वो क्या है, वो होगी क्यूरी। तो ये आपको
दोनों याद रखना है। बेकुरल की बेटी थी क्यूरी, तो क्यूरी ने मिलकर कार्य किया, तो उसने रेडियो सक्रियता की खोज की, इसलिए रेडियो सक्रियता की जो इकाई है वो है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्यूरी इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो आपको बताया क्यूरी है वो है रेडियो सक्रियता की, रेडियो सक्रियता की इकाई है। तो क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। क्यूरी किसकी बेटी थी? हेनरी बेकुरल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है, ये देखिए, यह है कि किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उससे तत्व का परमाणविक भार कितना है? उससे तत्व का परमाणविक भार कितना है? तो परमाणविक भार को हम बोलते हैं परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इसको हम साधारण से ए से डिनोट करते हैं। कैसे? ऐसे। तो जो परमाणुवी भार है ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारे पास प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इनके योग को हम बोलते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन किसके बराबर होता है? परमाणु भार के बराबर। तो ये पूछ रहा परमाणविक भार कितना होगा? परमाणविक भार, और आपको एक उदासीन परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है? समान होते हैं। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 10, जबकि और इसमें न्यूट्रॉन है वो कितने हैं? 12। तो दोनों का योग कितना होगा? 22। दोनों का योग 22, तो इसका राइट आंसर होगा 22। आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या योग किसके बराबर होता है? वो होता है परमाणु भार के बराबर। और जो परमाणु संख्या है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो परमाणु में परमाणु की संख्या या परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को। परमाणु का भार किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है। जो कार की बैटरी होती है उसमें अपघट्य भरा जाता है, तो उसमें कौन सा अपघट्य भरा जाता है? तो ये इसमें यह है, ये अपघट्य भरा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका राइट आंसर है बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये हमारे पेट में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमारे पेट में कौन से अम्ल बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये होता है HCl। HCl का फॉर्मूला है HCl, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है, ये भी पूछ लिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस इनमें से कौन कौन सी है? इनमें से हम देखें तो हमारे पास जो नियोन है ये क्या है? अक्रिय गैस है। क्रिप्टन है या क्रिप्टोन है, ये भी क्या है? अक्रिय गैस है। ऑर्गन है, ये भी क्या है? अक्रिय गैस है। लेकिन ब्रोमीन है, ये अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस किसे बोलते हैं? जो 18वां वर्ग है आवर्त सारणी में, उस समूह को अक्रिय गैस बोला जाता है। उस समूह में जो भी गैसें पाई जाती है वो कौन सी गैसें कहलाती है? अक्रिय गैसें कहलाती है। ठीक है, तो इसमें ब्रोमीन है, ये 17वें वर्ग में पाया जाता है, इसके कारण ये अक्रिय नहीं है। ये एक द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, ये भी याद रखना है। ब्रोमीन क्या है? एक द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ठीक है, तो अक्रिय गैस और कौन कौन सी है? एक है हाइड्रोजन, को भी अक्रिय गैस में हाइड्रोजन ना, यह है हीलियम। हीलियम भी क्या है? एक अक्रिय गैस है। एक हो गए नियोन, तो इसकी गैस है वो है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, और हो जाएगी इसकी जीनॉन। और क्या हो गया इसकी? जीनॉन। तो ये गैसें क्या है? एक हमारे पास अक्रिय गैसें है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है, फ्यूज तार बना होता है। फ्यूज तार किसका बना होता है? तो फ्यूज तार बना होता है वो है शीशा और टिन का। शीशा और टिन का
फ्यूज तार बना होता है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शीशा और टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन होता है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र है वो है केंद्रक। केंद्रक कौन है? केंद्रक। ये आप सभी को पता होगा कि कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? केंद्रक है। नियंत्रक केंद्र है वो कौन कहलाता है? वो केंद्रक करता है। अगला क्वेश्चन है वो है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। ये है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर बार बार भी पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो है लैक्टोबैसिल। लैक्टोबैसिल इसका राइट आंसर है, लैक्टोबैसिल, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, लैक्टोबैसिल। अगला क्वेश्चन है वो है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? जो हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? गुलाबी। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? गुलाबी। हीमोग्लोबिन का रंग होता है गुलाबी, लेकिन ये रक्त को क्या करता है? रक्त को लाल। स्वयं कैसा होता है? गुलाबी, लेकिन रक्त को कैसा करता है? लाल। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? वो पाई जाती है लोहा। कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। लोहा को ऐसे पाए जाते हैं Fe2H प्लस, Fe2+, ये धातु पाए जाते हैं हमारे रक्त में। हमारा बस इतने क्वेश्चन थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए, और इस क्लास आपको अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।